एग्जाम्पल नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर देखो यहाँ पे x+1 आ रहा है और इसकी पावर 4 है, तो यहाँ पे अवकलन की पावर भी 4 आ रही है। यहाँ पे पावर 3 है तो यहाँ पे भी पावर 3 है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया है कि यहाँ पे समघाती विधि से इसको हल करेंगे हम। तो यहाँ पे इसको हल करने का जो रूल था उसके अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे दिया हुआ है x+1 दिया हुआ तो हम इसको लिखेंगे e⁻z। तो x+1 को हम लिखेंगे e⁻z। तो यहाँ से दोनों तरफ log लेंगे तो यहाँ से हमें z का मान मिलेगा log x+1। इसके बाद में हम सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसको हम चेंज करते हैं, यानी कि ये जो वैल्यू है यहाँ पे पुट करते हैं। तो पुट करना तो काफ़ी कठिन है, तो हम डायरेक्ट तरीका लगाएंगे और उससे हम लिखेंगे इस समीकरण का परिवर्तित रूप, यानी कि इसको रूपांतरित कर देंगे हम दूसरे रूप में। तो हम इसको लिखेंगे इस तरह से। अब ये इक्वेशन कैसे आई, तो देखो यहाँ पे 16 था तो 16 तो ऐसे कैसे आ गया। उसके बाद में हम लिखते हैं यहाँ पे x के साथ में जो भी गुणा में, यहाँ पे 1 है x का गुणांक, तो 1 की पावर लगाते हैं हम 4। तो यहाँ पे 1 की पावर 4 यहाँ पे 1 ही हो गई, तो यहाँ पे 1 को गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद में हम लिखते हैं यहाँ पे देखो d की पावर, यहाँ पे देखो पावर 4 है तो हम d को लिखेंगे 4 टाइम। सबसे पहले हम d लिखेंगे, फिर लिखेंगे d-1, फिर लिखेंगे d-2 और फिर लिखेंगे d-3। 4 बार लिखेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे पावर 4 है तो हम 4 बार लिखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट टाइम ये आ गया, सेकंड टाइम में फिर से 1 कम कर दिया, फिर 1 कम करके लिखेंगे तो 3 बार हो गया, फिर से 1 कम करेंगे तो ये 4 बार लिख दिया हमने इस तरह से। सेम यही प्रोसेस आगे करेंगे हम। तो x की पावर यहाँ पे 96 है तो 96 तो यहाँ पे ऐसे कैसे आ गया। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे x के साथ जो भी गुणा में, x का गुणांक 1 है यहाँ पे, तो 1 की पावर आएगी 3 और 1 की पावर 3 होता है, 1 की पावर 3 1 ही होता है, तो 1 का यहाँ पे गुणा कर दिया हमने। फिर इसके बाद करते हैं हम d का मान रखते हैं, यहाँ पे d रखते हैं, d रखेंगे यहाँ पे 3 बार, क्योंकि पावर 3 है तो 3 बार रखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख दिया d-1 d-2, ये हो गया 3 बार इस तरह से। फिर इसी तरह से इसको आगे तक लिखेंगे और लास्ट में देखो यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x है, तो यहाँ पे भी इसको हम चेंज करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे हमने z मान लिया तो सभी z के पदों में होने चाहिए। तो यहाँ से हम x का मान लिखेंगे, यहाँ से x का मान आएगा e⁻z-1, क्योंकि पक्षांतर कर लेंगे, 1 को इस साइड भेज देंगे। तो x का मान मिला हमें e⁻z-1, तो ये x का मान हम यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे। तो हमें ये इक्वेशन इस तरह से मिलेगी e⁻z-1 की पावर 2 प्लस 4 e⁻z-1 प्लस 3। अब इसको आगे सोल्व करेंगे हम तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी। अब देखो ये कैसे मिली है, यहाँ पे ये जो पूरा इधर ये पूरा फंक्शन है, यहाँ से ये कोष्टक में लिखा हुआ है y के साथ में ये पूरा, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये मिलेगी। आप करके देखना इसको एक बार। तो यहाँ पे मिलेगा 16d⁴ माइनस 8d⁴ प्लस 1, ये मिलेगा इसको सोल्व करने के बाद। और ये जो लास्ट में है ये बराबर की साइड में, इसको आप यहाँ पे पावर 2 को ओपन करके इसको कैलकुलेट करोगे आप, तो आपको ये मिलेगा e⁻2z प्लस 2e⁻z। और यहाँ पे ये जो d है, यहाँ पे d होगा d/dz। यहाँ पे देखो जैसे हम ये मान पुट करते हैं ये वैल्यू चेंज हो जाती है। यहाँ पे जो भी d आता है उसका मान होता है d/dz, यानी कि यहाँ पे जो स्वतंत्र चर है वो z हो जाता है। यहाँ पे स्वतंत्र चर x है, लेकिन जैसे हमने z का मान रखा है, यहाँ पे x को इस तरह से z मान लिया तो हमें ये मिल जाता है, यहाँ पे स्वतंत्र चर z बदल जाता है इस समय। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि स्वतंत्र चर बदल जाता है और z बन जाता है। अब इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो ये तो बहुत ही, ये ऐसी इक्वेशन तो हमने पहले भी कई बार सोल्व की है। तो इसके लिए हम सबसे पहले फंक्शन ऑफ d लिखते हैं। तो y के गुणा में जो भी होता है वो होता है फंक्शन ऑफ d। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट फंक्शन ऑफ d भी लिख सकते हैं या इसका गुणनखंड करके भी लिख सकते हैं। तो मैं इसको इस तरह से करता हूँ, मैंने यहाँ पे इसके फंक्शन ऑफ d लिख दिया। फंक्शन ऑफ d लिखने के बाद हम लिखते हैं सहायक समीकरण। तो सहायक समीकरण लिखने के लिए हम लिखते हैं फंक्शन ऑफ m = 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फंक्शन ऑफ m = 0, यानी कि जहाँ पे भी d है वहाँ पे हम लिख देंगे m और उसको 0 के बराबर करेंगे तो हमें सहायक समीकरण मिलेगी। तो हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे d की पावर 4 है, यहाँ पे d की पावर 2 है, तो यहाँ पे d के स्थान पे हम m लिखेंगे तो m की पावर 4 हो जाएगी, m की पावर 2 हो जाएगी, और इसको हम 0 के बराबर लिखेंगे फिर, क्योंकि यहाँ पे 0 के बराबर करना है। तो जैसे हम इसको 0 के बराबर रखेंगे हमें सहायक समीकरण मिल गई। अब हम इसके गुणनखंड करेंगे और m के मान प्राप्त करेंगे। तो हमें m के ये मान प्राप्त होंगे 1/2, 1/2, -1/2 और -1/2। m के मान ये आए हैं हमारे पास। अब इसके लिए हम लिखेंगे CF। तो हमारे पास CF होगा इस तरह से। CF हमने कैसे लिखा, तो ये भी हमने कई बार एग्जाम्पल सोल्व कर दिए, हमने कई एग्जाम्पल सोल्व किए। ये जो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने का जो मेथड है उस मेथड में हमने समझा था CF लिखना। तो आप पहले वो देखिए तभी आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि पूरा प्रोसेस आगे इसी के आधार पे होता है।
तो यहाँ पे देखो हमने सी एफ लिख दिया। अब सी एफ के बाद हम लिखते हैं पी आई। तो पी आई लिखने का सूत्र लगाएंगे हम। पी आई का सूत्र होता है 1 फंक्शन ऑफ डी इंटू क्यू। तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ डी लिख दिया मैंने। फंक्शन ऑफ डी देखो हमारे पास ये है फंक्शन ऑफ डी। तो मैंने यही लिखा है, इसका गुणनखंड करके यहाँ पे लिख दिया। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो या गुणनखंड करके भी लिख सकते हो, यह आपकी इच्छा है। यहाँ पे आता है क्यू। क्यू का मान होता है जो भी फंक्शन की दूसरी साइड में होता है, यानी कि ये जो पर्सन बना है अब हमारे पास, क्योंकि ये पर्सन ये था हमारे पास तो चेंज हो के अब ये हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस साइड में जो भी होता है ये होता है क्यू। तो यहाँ पे देखो क्यू के स्थान पे मैंने ये लिख दिया यहाँ पे। अब इसको कैलकुलेट करेंगे हम। तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार तो ई की पावर 2z के साथ रखेंगे, एक बार 2 ई की पावर यहाँ पे z है, ई की पावर z के साथ में रखेंगे। और इस तरह से 2 भागों में करके हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो एक बार मैंने इसके साथ में ले लिया और एक बार मैंने इसके साथ में ले लिया और इसको सोल्व कर लिया है। सोल्व करने का तरीका ये है कि ये जो स्वतंत्र चर यहाँ पे जेड है, तो जेड के साथ यहाँ पे भी जो भी गुणा में होता है, यहाँ पे गुणा में हमारे पास 2 है। तो यहाँ पे इसके लिए हम डी का मान 2 रखेंगे, डी इक्वल टू 2 रखेंगे। और इसके लिए यहाँ पे देखो स्वतंत्र चर के यहाँ पे गुणांक 1 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी का मान 1। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो डी का मान 1 रखेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो डी का मान 2 रखेंगे और हमें मिल जाएगा पी आई। इस तरह से आप ये करके देख सकते हो, क्योंकि ये पी आई निकालना हमने पहले भी कई बार सीख लिया है, तो इस बार मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे हमें पी आई का मान ये मिला है। अब देखो यहाँ पे हमें सी एफ मिल चुका है, ये रहा सी एफ हमें मिल चुका है और पी आई हमें मिल चुका है। तो अब हम इसका हल लिखेंगे y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो इसका व्यापक हल हो गया y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ और पी आई को हमने ऐड करके यहाँ पे लिख दिया। अब हमारे पास सी एफ यहाँ पे हल तो आ चुका है इसका ये, लेकिन यहाँ पे देखो सभी जगहों पे जेड आ रखा है, लेकिन हमारे हल के अंदर जेड नहीं होता है। जेड नहीं होगा यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पर्सन एक्स के पदों में है। तो यहाँ पे एक्स और वाई के पदों में, तो एक्स और वाई लेके आना है हमें। तो यहाँ पे जहाँ पे जेड है तो यहाँ से हम मान रख देंगे जेड का log x प्लस 1। तो जहाँ पे भी जेड है वहाँ पे मैंने मान रखूँगा यहाँ पे मैं। तो जैसे मैं यहाँ पे जेड का मान रखूँगा तो मुझे ये इक्वेशन मिलेगी। अब यहाँ पे देखो जेड का मान रखने के बाद ई की पावर के रूप में, लेकिन यहाँ से ई की पावर तो हट गई। देखो ये ई क्यों हट गया, तो यहाँ पे आ गया जेड की प्रॉपर्टी, ये log की जो प्रॉपर्टी होती है वो लगाकर हमने इसको सोल्व किया। तो log की जितने भी सूत्र और जो भी प्रॉपर्टीज़ है log की, वो सब मैंने एक वीडियो बनाकर समझा दी है, वहाँ पे आप देख सकते हो। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो यहाँ से देखो इसका आंसर मिल चुका है हमें, एग्जाम्पल नंबर 2 का आंसर हो चुका है ये।